अनन्या, अब हम थोड़ी सी बात अपने तीन स्टेज ऑफ एग्जाम है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो अपनी स्टडी की, इंटीग्रेटेड करके किया प्री मेंस को ध्यान में रखते हुए, या इंटरव्यू को भी ध्यान में रखा, ये कैसे स्टडी करी आपने? सर स्टडी तो इंटीग्रेटेड ही रहती है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो भी एक तरह से सिमिलर हैं, एक्सेप्ट फॉर सम पोर्शंस जो मेंस में ही स्पेसिफिकली आते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस या एथिक्स। तो ये सारे मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, पर उनको अगर हटाया जाए तो आपकी प्रेपरेशन इंटीग्रेटेड ही रहती है। हाँ, प्री के कुछ महीने पहले आप ज़्यादा उस पर फोकस करते हो, टेस्ट करते हो, तो वो एक यूनिक हर स्टेज की जो डिमांड है उसको आप केटर करते हो। पर उसके अलावा प्रेपरेशन मोर और लेस इंटीग्रेटेड ही रहती है। आपने एक बात करी कि प्रीलिम्स के दौरान में, है ना, खास करके एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, तो आपके मन में था कि प्री का एक स्ट्रेस रहता है कि होगा या नहीं होगा। तो नेचुरली जो लोग देने जा रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट के लिए, उनको कि प्री में एक सर्टेनिटी बनी रहे, राइट? तो उसके लिए कुछ खास आप टिप्स देना चाहेंगे कि भाई प्रीलिम्स को आप किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप 100% आप अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं? सर प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चंस जो है वो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे, ऐसा होगा नहीं कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चंस का एक आंसर पता हो। तो आपको अपने माइंड को फेमिलराइज करना पड़ता है कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करिएगा, आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप स्मार्टली गेस कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से आती हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। और दूसरी चीज ये है कि रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको जो 30-40 इजी क्वेश्चन है, को आप उसमें गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो राइट। उसके वो सही होने के लिए आपके रिविजन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। कुछ खास एग्जामिनेशन स्किल्स जिसकी चर्चा आप करना चाहेंगे प्रीप के लिए, जो स्टार्टिंग से ध्यान रख के चलना चाहिए? तो आपने कहा कि प्रैक्टिस टेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन तैयारी से लेकर के एग्जामिनेशन हॉल तक कुछ बेसिक चीजें हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं, तो उसके बारे में कुछ करना चाहेंगे आप? सर एक तो टाइम मैनेजमेंट है। आप प्रीलिम्स का पेपर ऐसे करते हैं कि आप एक बार पहली बार में जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन आते हैं आप वो मार्क करते हो, फिर आप सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे करके आप प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं। तो वो जो स्किल है वो आप धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। उसके अलावा सर स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, तो मुझे याद है जो मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो पहले के 3-4 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि ये कहाँ, ये मैंने पढ़ा नहीं है। ये वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस थे और मुझे उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो राइट। आपको अपने माइंड को मतलब आपको इंटिमिडेट नहीं होना है पेपर से। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शायद आपको आते हो, तो एक वो चीज मैनेज करना बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में। लेकिन इसमें हर एग्जामिनेशन का जो प्री का सिलेबस इतना वाइड है, some people may have strength in one area, they may not have that. जी। What do you suggest for such preparation? Should a candidate focus on all the areas equally, or can have some choices to focus more or less in the different segments? यस सर, एक तो बात है कि आपका पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, दूसरा बात है कि पेपर आप एनालाइज कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि ट्रेंड अनप्रिडिक्टेबल है, पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जो लोग बोलते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो आपका सही होना चाहिए। आप किसी एक टॉपिक पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, भले ही वो आपको जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है या वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो ये कई लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक महीने वो पढ़ रहे हो, क्योंकि Right. शायद उस हिसाब से क्वेश्चंस उतने नहीं आते हैं उस टॉपिक से। तो आपको सिलेबस को ध्यान में रख के ये टाइम डिवाइड करना पड़ता है। प्री के बाद जब आप मेंस में जाते हैं, तो एक अप्रोच का एक फंडामेंटल चेंज आ, चूंकि आपको वहाँ सारी चीज रिटन लेवल पे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है, राइट? तो जी। प्री के माइंडसेट के बाद मेंस का जो अप्रोच है, उसमें आपको क्या लगता है बेसिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए कैंडिडेट को जिससे अच्छा कर सकते हैं? शुड देयर बी एनी सब सेलेक्टिव स्टडी, और यू फील स्टिल देयर शुड बी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी? व्हाट इज योर सजेशन ऑन दैट? तो सबसे पहली बात है कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, और क्योंकि टाइम भी बहुत कम होता है, तो उस चीज़ में आपको सेटल करना है। बाकी जो आपकी स्टडी है वो इंटीग्रेटेड तो है, पर आप अपने आंसर को थोड़ा अलग करने के लिए कुछ फैक्ट्स जो आपने शायद प्रीलिम्स के लिए याद किए हैं, वो अगर आपको याद हैं, कुछ आर्टिकल नंबर्स याद हैं पॉलिटी में, कुछ कमिटी रिपोर्ट्स याद हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, जो आपको एक एज देता है बाकी कैंडिडेट्स पे। पर फिर से इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कमिटी रिपोर्ट्स बोलूँ तो आपको हर
पूरी कमिटी रिपोर्ट या हर पेज उसका पढ़ना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से पोर्शंस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और आपको उसी पे ज्यादा फोकस करना है। जेंडर स्टडीज के किस पेपर में आपका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आपको लगता है कि आपका रहा है? सर अभी मार्कशीट क्योंकि नहीं आई है तो एग्जाम में क्या हुआ वो तो नहीं पता है, पर मेरे हिसाब से मैंने जो सोचा था कि मेरा पॉलिटी स्ट्रांग था, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में मेरा वो क्वेश्चंस मेरे अच्छे हुए थे। जबकि ऑप्शनल में और जनरल स्टडीज में थोड़ा अंतर रखना पड़ता है, आप टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते हैं जनरल स्टडीज में। तो ये दोनों चीजें मुझे लगी थी। स्पेशली हम आपसे थोड़ा पेपर 3 की चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें इकोनॉमी भी है, साइंस एंड टेक भी है, सिक्योरिटी की भी आती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में। तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर ने या सिलेबस सेटर ने ये सारे कंपोनेंट्स पर्टिकुलरली इस सिलेबस में क्या माइंडसेट से रखा है? जो इकोनॉमी है, साइंस टेक है, उधर आपकी सिक्योरिटी भी है, डिजिटल, ये सब क्यों है? सर काफी लिंकेजेस हैं इन सारी चीजों को अगर आप देखो तो। आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं और आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उन दोनों में भी लिंकेजेस हैं। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो वो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों की बात करते हैं। राइट। तो एक जो लिंकेजेस हैं वो थ्रू आउट हैं। इवन अक्रॉस द पेपर्स बहुत लिंकेजेस हैं, जैसे पेपर 1 में ज्योग्राफी है और पेपर 3 में इकोलॉजी है, पर दोनों कनेक्टेड है। पेपर 2 में पॉलिटी है, पर पेपर 4 एथिक्स में भी प्रोबेटी इन गवर्नेंस है। तो परफेक्ट। उस हिसाब से भी बहुत सारे लिंकेजेस हैं, क्योंकि कोई भी चीज साइलो में आप नहीं पढ़ सकते हो, हर सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से रिलेशन होता है। इंटररिलेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, चूंकि आप इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शनल भी रहा, उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। लेकिन एक जीएस इकोनॉमी जो कैंडिडेट जिसका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमी का, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी वही है, थोड़े आप उसके ऊपर चर्चा करिए। सर इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रीलिम्स में अगर बात करें तो जो रिसेंट ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस है उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपके लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आसान है। तो जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक सबको पता है, उसका आप याद करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। उसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, बहुत ही इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट को आपको रिलेट करके चलना पड़ता है। अगर न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं कि मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रहा है या क्वांटिटेटिव ईजिंग या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप वापस जाके अपनी टेक्स्ट बुक में उसका स्टैटिक पार्ट भी कवर करिए कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो सब चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करें।